सेक्शन 2 डेफिनेशन। इस संहिता में काफ़ी सारे वर्ड है जो बार बार यूज़ होते हैं और उन वर्ड्स में से कुछ वर्ड सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है। ठीक है, इसमें अब 2 सब सेक्शन है। जो पहला सब सेक्शन है वो टोटल 26 वर्ड्स को डिफाइन करता है। ठीक है, और जो सब सेक्शन 2 है वो ये बात बोलता है कि जो वर्ड या फिर जो एक्सप्रेशन इस संहिता के अंदर डिफाइन नहीं है बट यूज़ करा जा रहा है बार बार, पर इसके अंदर डिफाइन नहीं किया, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर डिफाइन है, तो हम उन वर्ड का मतलब उन एक्ट में से उठा लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें बार बार यूज़ हो रहे हैं वर्ड वो, पर इस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं करे। जो आप सब सेक्शन 1 के अंदर 26 वर्ड देखेंगे, इन 26 वर्ड के अंदर वो है ही नहीं, पर बार बार वो यूज़ हो रहे हैं। तो अगर वो वर्ड आईटी एक्ट 2000 में या फिर बीएनएस 2023 के अंदर डिफाइन है तो उन वर्ड का मतलब आप वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, ऐसे कोई डिक्शनरी नहीं उठा लेंगे भी इसका ये मतलब होता है उसका मतलब वो मतलब होता है, नहीं, सिर्फ आईटी एक्ट या फिर बीएनएस उनमें से उठाएंगे या फिर यहाँ पे डिफाइन किया गया तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये न्यू डेफिनेशन है, ये सीआरपीसी के अंदर नहीं थी। ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस ट्रांसमिशन of electronic communication and for such other purpose and by such other means the state government by rules provide। मतलब कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, उन कम्युनिकेशन के डिवाइस को इंक्लूड किया जाएगा जो या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के काम आ रहे हैं या फिर जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो रही है उनको रिकॉर्ड करने के काम आ रहे हैं, जो सर्च या सीजर ऑफ एविडेंस या ट्रांसमिशन के काम आ रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल द्वारा बताया है कि ऐसे ऐसे इन डिवाइस को यूज़ करना है या फिर इस तरीके से यूज़ करना है, उन डिवाइस को उन मेथड को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आगे की जो 4 डेफिनेशन है ये बेल से डील करती है, तो ये चारों एक साथ पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले बेल। Bail means a release of person accused of or suspected of commission of offence from custody of law upon certain condition imposed by an officer or court on execution by such person of bond or bail bond। बेल का मतलब ये है कि कोई इंसान वो अक्यूज़ है या सस्पेक्टेड है, मतलब कि या तो उसके ऊपर आरोप लगा है या फिर उसके ऊपर शक है कि इसने ये ऑफेंस किया होगा। अगर वो इंसान लॉ की कस्टडी के अंदर है, मतलब या तो पुलिस स्टेशन में है या फिर कहीं भी, मतलब एक लॉफुल कस्टडी के अंदर अगर वो है और वो कहता है कि मुझे बेल चाहिए, मुझे बाहर जाना है, तो कोर्ट या फिर जो ऑफिसर है अगर उसको सही लगता है कि इसको बेल दे देनी चाहिए तो वो उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाते हैं और बोलते हैं भाई या तो तू बॉन्ड दे दे या बेल बॉन्ड दे दे, फिर तेरे को छोड़ देंगे। जो बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। ये समझ आया कि कोई इंसान था जो अक्यूज है, सस्पेक्टेड है, वो कस्टडी के अंदर पड़ा है, उसको बेल चाहिए, तो वो ऑफिसर को या फिर कोर्ट को बोलेगा कि मुझे बेल चाहिए, या फिर ऑफिसर या फिर कोर्ट बोलेगा हाँ बेल दे देंगे, पर बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड फिल कर दे और घर पे जा। ठीक है, अब आरजे वर्सेस बालचंद के केस में कहा गया कि जनरल रूल इज़ बेल, जेल इज़ एक्सेप्शन। मतलब कि बेल एक जनरल रूल है, बंदे का राइट है, एक आज़ाद होना बंदे का राइट है, आज़ादी बंदे का राइट है, और जेल एक्सेप्शन है, मतलब अगर वो बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड नहीं देता तो उसको जेल में डाल देंगे, वरना तो बेल ही राइट है उसका, जनरल रूल है। ठीक है, डेफिनेशन सी, बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल in first schedule or which is made bailable by other law for time being in force, and non-bailable offences means any other offences। मतलब कि बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस है जो या तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल बताए हुए हैं या फिर किसी अदर लॉ के अंदर उसको बोला गया कि ये ऑफेंस बेलेबल है। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, इस जो अपना संहिता है इसके लास्ट में है टेबल है जिसके अंदर लिखा है ऑफेंस है ये बेलेबल होगा नहीं होगा,
कॉग्निजेबल होगा नहीं होगा, जो भी सब चीज़ें लिखी हुई है मतलब एक टेबल सी है। अगर उस टेबल के अंदर लिखा है कि ये ऑफेंस बेलेबल है, या फिर किसी अदर लॉ के अंदर लिख दिया कि ये ऑफेंस बेलेबल है, तो वो बेलेबल बन गया, मतलब कि उसमें बेल दी जा सकती है। और नॉन बेलेबल कौन सा होगा, जो लिखा हुआ है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सिंपल सी बात है। उसके बाद दो डेफिनेशन आती है, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। पहले बॉन्ड पढ़ते हैं। बॉन्ड मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट ए श्योरिटी। इसके अंदर आ गया मतलब कोर्ट ने अगर बोला कि तुझे जमानत दे देंगे, तू 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करवा दे, मतलब कि अगर तू भाग जाता है या फिर तू किसी डेट पे नहीं आता तो तेरे 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अपनी ही सिक्योरिटी, अपनी ही प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में कोर्ट के अंदर रख देता हूँ। मुझे किसी और पर्सन को लेके आने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को जमानती बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ही प्रॉपर्टी जमानत के रूप में कोर्ट के अंदर रख दूँगा, ठीक है। और दूसरी तरफ बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड के अंदर कोर्ट बोलेगा भाई किसी और इंसान को लेके आ, किसी और इंसान की प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, ठीक है, तेरी प्रॉपर्टी से काम नहीं चलता, तो भाग जाएगा, किसी और की प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे। ये अलग अलग कंडीशन में मतलब जैसा कोर्ट को ठीक लगता है वो बॉन्ड के लिए भी कह सकती है, फिर बेल बॉन्ड के लिए भी कह सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। अब बेल बॉन्ड के बारे में एक बात कही जाती है, बेल बॉन्ड के अंदर पर्सन को ना जुडिशियल कस्टडी से निकाल कर किसी प्राइवेट बंदे की कस्टडी के अंदर रख दिया जाता है। मतलब कि पहले तो मैं जेल के अंदर था, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर था। अब मेरी जमानत होगी तो अब मैं किसी प्राइवेट बंदे की कस्टडी में आ गया, मतलब कि मेरे को कोर्ट में पहुंचाना अब उस बंदे की जिम्मेवारी है। पहले तो मेरे को पुलिस वाले लेके जाते कोर्ट के अंदर, अब मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा तो उस बंदे की जिम्मेवारी है कि मेरे को पहुंचाए वो कोर्ट के अंदर। तो मैं जुडिशियल कस्टडी से निकलकर इस प्राइवेट बंदे की कस्टडी के अंदर आ गया। अब ये नहीं है कि मेरे को घर पे बांध के रखेगा, अगर बांध के रखना होता फिर तो मैं जेल में ही पड़ा था, वहीं पे ठीक था। नहीं, बस एक कहने की बात है कि मैं जुडिशियल कस्टडी से निकलकर इस बंदे की कस्टडी के अंदर आ गया। एफ चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड। इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता, ये लिखा जरूर है डेफिनेशंस के अंदर पर इससे कुछ नहीं क्लियर होता। इसमें कहते हैं चार्ज के अंदर हेड ऑफ चार्ज इंक्लूड कर देंगे जब एक से ज़्यादा हेड है, एक से ज़्यादा चार्ज है। चार्ज का एक सिंपल मतलब ही होता है, जैसे 302 देख लेते हैं, चेंज तो हो गई है बट पॉपुलर है 302। मेरे ऊपर मैंने मर्डर किया किसी का, मेरे ऊपर 302 लग गई, तो चार्ज का मतलब ये होगा कि मुझे बताना कि तेरे ऊपर 302 लगी है, पॉइंट आउट करना कि तेरे ऊपर पर्टिकुलर ये सेक्शन लगा हुआ है, ये तुझे प्रूव करना है कि मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है। पहले तो ऐसे बोला था कि तूने ये किया होगा, तूने वो किया होगा, नहीं, अब पर्टिकुलर बता दिया कि तूने इस सेक्शन में जाके ये काम किया है, तेरे ऊपर ये चार्ज लगा है, तुझे ये पनिशमेंट मिलेगी अगर तूने प्रूव नहीं किया तो कि मैं इनोसेंट हूँ, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करना कि जो अक्यूज है उसको ये बताना कि तेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम को स्पेसिफाई करना चार्ज कहलाता है, ठीक है। फिर आते हैं कोग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस। इसमें अजीब सी बात लिखी है पर सिंपल सा इतना समझ लो कि कोग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं, नॉन कोग्निजेबल कम सीरियस नेचर के होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, पर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। उसको मैजिस्ट्रेट से जाके वारंट लेके आना पड़ेगा कि इस बंदे ने नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया है, हम इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, आप हमको वारंट बना के दीजिए। पर इसको पढ़ लेते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच एन cognizable case means a case in which police officer may in accordance with first schedule or under any other law or time being in force arrest without warrant। मतलब कि cognizable offense वो offense है जिसके अंदर cognizable case बनेगा और पुलिस ऑफिसर जो है वो या तो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या किसी और लॉ के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और
ओ के अंदर बता रखा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, मीन वो ऑफेंस जिसके अंदर नॉन कॉग्निजेबल केस बनेगा और पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको वारंट लेके आना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। इनकी डेफिनेशन को याद करना भी आसान है कि लिखे हुए जी ओ के अंदर, जी के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ओ के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। डेफिनेशन एच या फिर क्लोज एच। कंप्लेंट मीन एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू मैजिस्ट्रेट विद ए व्यू फॉर हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट पहली बात तो किसी मैजिस्ट्रेट को करी जाती है, ठीक है। पुलिस को जो लिखते हैं अपन आम नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि पुलिस को कंप्लेंट कर दी, नहीं, बट कंप्लेंट जो होती है वो मैजिस्ट्रेट को होती है। तो कंप्लेंट का यहाँ क्या मतलब है? कंप्लेंट का ये मतलब है कि मैजिस्ट्रेट के पास जाके उसको बताना, या तो बोल के बताना या फिर लिख के राइटिंग में देना कि कोई पर्सन है, या तो वो जानकार हो सकता है पर्सन या फिर अनजान पर्सन हो सकता है, कि उसने कोई क्राइम किया है और आप इस संहिता के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, ठीक है। मतलब कि कंप्लेंट का मतलब ये होगा कि मैं मैजिस्ट्रेट के पास गया, ठीक है, मैं मैजिस्ट्रेट के पास जाके या तो मैं मैजिस्ट्रेट को बोल के बताऊंगा या फिर मैं मैजिस्ट्रेट को लिख के कंप्लेंट दूंगा कि कोई एक पर्सन है, वो पर्सन या तो मेरा कोई जानकार हो सकता है जिसको मैं जानता हूँ, या फिर कोई अनजान पर्सन हो सकता है कि उस पर्सन ने कोई मेरे साथ कोई ऑफेंस किया है और आप इस संहिता के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, ठीक है। बट कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उसका एक अलग ही प्रोसीजर हो जाता है। उसके अंदर आप चैप्टर 13 के अंदर जाके देखेंगे FIR वगैरह, उसके अंदर तो क्या है कि पुलिस के पास गए, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ही देखभाल कर रही है, अगर पुलिस ही एक्शन ले रही है तो वो मैजिस्ट्रेट के पास क्यों जाएंगे? उस चैप्टर के अंदर सबसे पहले सेक्शन आता है 173, और 173 के अंदर जो लास्ट सब सेक्शन है उसके अंदर ये बता दिया कि अगर पुलिस से रिपोर्ट नहीं लिखेगी, FIR नहीं लिखेगी तो आप SP के पास जाएंगे, अगर SP भी कुछ कार्रवाई नहीं करता तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। तो इसलिए इसमें बोल रहा है कि जो पुलिस रिपोर्ट आप उसको इंक्लूड नहीं करते। इसकी एक्सप्लेनेशन है, ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस shall be deemed to be complaint and police officer by whom such report is made shall be deemed to be complainant। मतलब कि 173 के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? खतरनाक, बहुत ही सीरियस ऑफेंस, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि किसी पुलिस ऑफिसर ने FIR लिख ली, उसको लगा बहुत खतरनाक केस है, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको पता लग गया कि कोई इतना खतरनाक नहीं है। अपन ऊपर पड़ा था कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, पुलिस को लगा था कि ये खतरनाक केस है, नॉन कॉग्निजेबल केस है, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस है। तो जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके लेके आई है ना, तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो वो जो पुलिस रिपोर्ट लेके आएगी उसको कंप्लेंट मान लिया जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर जो कंप्लेंट सबमिट करेगा उसको कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा। इसमें बस इतनी सी बात है। आगे आ जाता है I, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये भी न्यू डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन बाय रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट transmitted or transferred whether from one person to another person or from one device to another device by means of any electronic means including telephone, mobile or other wireless telecommunication device or computer or audio video player or a camera or other electronic device or electronic form as may be specified by notification by सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे जो कि रिटन इन्फॉर्मेशन है या फिर वर्बल इन्फॉर्मेशन है, मतलब बोल के बताई गई है, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है मतलब फ़ोटो है, या वीडियो कंटेंट है या मतलब वीडियो है, मतलब कि लिखी हुई है, बोली हुई है, फ़ोटो है या वीडियो है। जितने भी आप अपने फ़ोन के अंदर चीज़ें देखते हैं, कोई फ़ोटो होती है फ़ोन में या वीडियो होती है
या फिर कोई रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, अगर इस तरीके की कोई चीज़ है वो किसी को ट्रांसमिट करी जा रही है, किसी इंसान से इंसान को ट्रांसमिट करी गई है, इंसान से किसी डिवाइस में ट्रांसमिट करी गई है, डिवाइस से इंसान में ट्रांसमिट करी गई है, डिवाइस से डिवाइस में ट्रांसमिट करी गई है, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर मान लेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो भी लॉ वगैरह होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, बाय नोटिफिकेशन बता देगी कि ये चीज़ें आप इसके अंदर इंक्लूड कर लें। मान के चलते हैं कि आज से 20 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, जीमेल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि व्हाट्सएप को भी आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मानेंगे, जीमेल को भी मानेंगे। अब मान के चलते हैं कि आगे 10 साल बाद कुछ नई चीज़ आ जाती है, ठीक है, कोई अलग अलग टाइप की चीज़ आ जाती है, उससे अपन बातचीत करने लग जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बातें बोल देगी कि ये जो नई चीज़ आई है इसको भी अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये आया समझ में? मतलब इतनी सी बात है कि कोई चीज़ लिखी हुई है या कोई चीज़ बोली हुई है या फिर कोई फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो है, अगर उसको भेजा गया है इंसान के पास, इंसान किसी डिवाइस में, ठीक है, डिवाइस के पास या डिवाइस इंसान के पास, अगर कुछ भी ट्रांसमिशन हुआ है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मानेंगे कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ है। अगर मैंने आपको व्हाट्सएप पर कुछ भेज दिया तो मानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ है। ऐसा माना जाएगा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए आपको सेक्शन 2 करवा दिया, ठीक है जी। हाई कोर्ट, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू विच jurisdiction of high court for a state has been extended by law, that high court, in relation to any other UT the highest court of criminal appeal for that territory other than Supreme Court of India। मतलब कि इसमें हाई कोर्ट की बात हो रही है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से हाई कोर्ट को डिफाइन किया गया। जब किसी स्टेट की बात हो रही है तो उसका जो हाई कोर्ट है वो अपन हाई कोर्ट मानेंगे, ठीक है। जैसे राजस्थान का एक हाई कोर्ट है, वो जयपुर में शायद, तो जब राजस्थान के हाई कोर्ट की बात होएगी तो पता लग गया कि जयपुर में जो हाई कोर्ट है वही। अब किसी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, ठीक है, और उस यूनियन टेरिटरी का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो उसका हाई कोर्ट कैसे पता लगेगा? तो अपने पास CPC के अंदर भी डेफिनेशन क्लोज जो है सेक्शन 2 के अंदर शायद 7A है डेफिनेशन, उसके अंदर बताया है कि हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता। मतलब कि जब अंडमान एंड निकोबार के लिए हाई कोर्ट की बात हो रही है तो अपन मानेंगे कि कलकत्ता वाले हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो सेकंड जो क्लोज यही बात कर रहा है कि अंडमान एंड निकोबार का जो UT है उसका खुद का तो हाई कोर्ट नहीं है, बट किसी और हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में अंडमान एंड निकोबार आ रहा है तो वो मानेंगे कि वो हाई कोर्ट है, ठीक है, समझे? मतलब कि अंडमान एंड निकोबार का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, बट कलकत्ता के हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन अंडमान तक फैला दिया। तो जब अंडमान एंड निकोबार के हाई कोर्ट की बात होगी कि कहाँ है तुम्हारा हाई कोर्ट, तो वो बोलेंगे कि हमारा हाई कोर्ट कलकत्ता में है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है इन रिलेशन टू ये UT वगैरह अपन ने पढ़ तो लिया। अब इसके अंदर देखा जाए तो स्पेशली दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। अब दिल्ली का हाई कोर्ट भी है और दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील तो सुप्रीम कोर्ट है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील मानेंगे बट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाला कोर्ट है उसको हाई कोर्ट मान लेंगे, बट दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो सॉरी। अब बात आती है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों वर्ड अपन बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी
अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय ए मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसमें डिफाइन नहीं करा इंक्वायरी को। इंक्वायरी तुम देखो होती क्या है, हम तो ये बता रहे हैं कि करवाता कौन है। इसमें ये बोला है कि इंक्वायरी के अंदर सारी इंक्वायरी शामिल करेंगे अदर देन ट्रायल, जो कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कंडक्ट करवाएगा। तुम देखो क्या आती है इंक्वायरी, मुझे नहीं पता, इसमें भी नहीं लिखा। ठीक है, तो इंक्वायरी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो फैक्ट मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश किए जा रहे हैं उनको जांच करना कि सही है या गलत है, उनके बारे में इंक्वायर करना इंक्वायरी होता है। ठीक है, क्लोज एल के अंदर इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट हु इज अथोराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है कि एक ऐसी प्रोसीडिंग जिसके अंदर एविडेंस ढूंढे जाएंगे। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा करी जाएगी? या तो पुलिस ऑफिसर करेगा उसको, या फिर कोई ऐसा पर्सन करेगा जिसको मैजिस्ट्रेट ने पावर दे दी कि हाँ भाई करके लेके आए इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट शैल परवेल। मतलब कि किसी स्पेशल एक्ट के अंदर कोई प्रोविज़न दे रखा है और जो बीएनएसएस के साथ इनकंसिस्टेंट है, मतलब बीएनएसएस के प्रोविज़न के साथ मेल नहीं खाता, तो जो स्पेशल एक्ट के अंदर जो तड़कता भड़कता प्रोविज़न दे रखा है वही फॉलो करेंगे। बीएनएसएस फिक्की पड़ गई उसके आगे। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जो ये दो वर्ड है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये अपन बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, और ये याद नहीं रहता कि इंक्वायरी कौन करता है और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है। तो इसको याद कर रखने की एक सिंपल ट्रिक है। इन्वेस्टिगेशन में वर्ड आता है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इन्वेस्ट, मतलब जो इंसान अपने आप को पूरे तरीके से इन्वेस्ट कर देता है कि हाँ मैं लेके आऊँगा एविडेंस। तारा तो गलत हो जाएगा, तारा भाई जोगिंदर था। पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जिसको मैजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि अपने आप को इन्वेस्ट कर ले और मेरे को एविडेंस ला के दे। जो इंसान अपने आप को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर लेता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, बस ठीक है ट्रिक मेरे हिसाब से, मैंने तो ऐसे याद किया। अब आगे पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं। एम जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग ऐसी प्रोसीडिंग होती है जिसमें एविडेंस को लीगली ओथ के ऊपर लिया जाता है, मतलब कि एविडेंस लेते हुए उनको शपथ दिलाई जाती है। ये वैसे नाम की शपथ होती है। अगर आपको नहीं पता हो, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई गवाह अपनी गवाही देने आता है, कटघरे में खड़ा होता है, तो उसको गीता की कसम खिलाई जाती है। तो ऐसा नहीं होता, अब कसम नहीं खिलाई जाती क्योंकि लोग झूठ बहुत बोलने लगे थे, कसम वगैरह खा के भी झूठ बोलते थे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं थी। तो उस कॉन्सेप्ट को हटा के अब एफिडेविट के ऊपर लिख के दे देते हैं कि मैं जो भी बोलूँगा सही बोलूँगा, इस तरीका का सिस्टम होता है। अब शपथ वगैरह नहीं दिलवाई जाती। तो ये आप समझ गए होंगे, जिस प्रोसीडिंग के अंदर एविडेंस ऑन ओथ लिए जाते हैं वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। ओके, एंड लोकल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया within which the court or magistrate may exercise all of any of its or his power under this Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government by notification specify। मतलब कि लोकल एरिया वो एरिया है जिसके अंदर कोर्ट या मैजिस्ट्रेट है अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। ठीक है,
मतलब कि जितना एरिया एक कोर्ट या फिर एक मजिस्ट्रेट के अंदर होता है वो एरिया लोकल एरिया कहलाता है। और आगे इसमें ये बात बोल रहा है कि लोकल एरिया के अंदर है ना पूरा पूरा स्टेट भी आ सकता है या फिर उसका एक पार्ट भी आ सकता है, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट उसको पावर दे दे। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दे दी कि जो जज फतेहाबाद की कुर्सी पे बैठेगा, फतेहाबाद कोर्ट की कुर्सी पे बैठेगा, वो पूरे स्टेट के ऊपर अपना हुक्म चला सकता है, तो उसकी पावर पूरे हरियाणा के अंदर चली गई, पूरे हरियाणा के ऊपर अपनी पावर चला सकता है वो। बट उसने बोल दिया कि तेरी पावर फतेहाबाद में है, तो फिर वो फतेहाबाद के अंदर ही अपनी पावर चलाएगा। बस यही मतलब है लोकल एरिया का। मतलब जितने एरिया में एक जज या मैजिस्ट्रेट, कोर्ट का मतलब जज होता है, जज या मैजिस्ट्रेट अपनी पावर को यूज़ करेगा वो लोकल एरिया कहलाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अपन कर चुके हैं क्लॉज जी के साथ। पी नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, मतलब कि ऑफिशियल गजट आता है, एक राजपत्र आता है, पहले ऐसे नहीं निकलता था, उससे ही प्रेरित है ये। उसमें जो भी लिखा होता है, जो भी स्पेशल बात लिखी होती है, काम की बातें लिखी होती है, उसको नोटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे अभी नोटिफिकेशन निकाल के बोला था कि जो नए क्रिमिनल लॉ है वो 1 जुलाई से लागू होंगे, तो उसके लिए एक गजट तो आया था, गजट के अंदर एक वो तो था, एक पैरा था, पता नहीं क्या था, तो वो नोटिफिकेशन थी। अब आता है ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। जो अपन ये पढ़ रहे हैं BNSS, ये ऑफेंस की वजह से ही तो पढ़ रहे हैं। अगर ऑफेंस नहीं होंगे तो क्या करेंगे प्रोसीजर का। तो अब वही बात है कि ऑफेंस क्या होते हैं। ऑफेंस होते हैं कि कोई एक्ट या फिर ओमिशन। अब एक्ट या ओमिशन क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है। एक्ट का मतलब तो ये होगा कि कोई एक्ट करना, कोई एक्शन करना। एक्शन करना मतलब मैंने ईंट उठाई और किसी का सिर फोड़ दिया, वो मैंने एक एक्ट कर दी। ठीक है, एक ईंट उठाई, सिर फोड़ दिया, एक्ट कर दी, ये होगी एक्ट। ठीक है, ओमिशन का मतलब ये होगा कोई ऐसी मेरी जिम्मेवारी थी, कोई ऐसा काम था जो मुझे करना था लेकिन वो मैंने नहीं किया। ठीक है, अब इसका क्या एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल दूं इसका। सिंपल सा एग्जांपल ये समझ लो कि मैंने टैक्स भरना था, मैंने टैक्स नहीं पे किया, मतलब बात हो गया एक सिविल मैटर, पर अभी मेरे को कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा। मतलब जो ऐसी मेरी कोई ड्यूटी थी जो मैंने फुलफिल नहीं करी, वो ओमिशन हो जाएगा। एक्ट का मतलब कि मैंने एक्ट कर दिया, एक्शन कर दिया कोई। ओमिशन का मतलब है कि मुझे कोई काम करना था, वो मैंने नहीं किया, वो ओमिशन हो गया। अब आ गया ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो SHO की बात हो रही है यहाँ पे। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। The officer present at the station house who is next rank to such officer and is above the rank of constable or when the state government so direct any other police officer so present। यहाँ पे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का मतलब ये है कि जो है ना ऑफिसर इन चार्ज, वो या तो अब्सेंट है या फिर वो बीमार होने की वजह से या किसी और कारण की वजह से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो उस रैंक से, उसकी रैंक से जो अगली रैंक का बंदा होगा ना, वो ऑफिसर इंचार्ज होगा। और ये बोला है कि जो कांस्टेबल होगा ना, कांस्टेबल से अपर रैंक का ही बंदा ऑफिसर इंचार्ज बनेगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक सब इंस्पेक्टर है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उसके बाद हेड कांस्टेबल है, उसके बाद कांस्टेबल है। ठीक है, मतलब 4 पॉइंट है। अब सब इंस्पेक्टर को ऑफिसर इंचार्ज बना दिया, सब इंस्पेक्टर एब्सेंट है या बीमार है या किसी कारण से वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो उससे नेक्स्ट रैंक मतलब ASI को, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को आप ऑफिसर इंचार्ज बना देंगे। ठीक है,
और जो कांस्टेबल जो है इसको नहीं बना सकते, नॉर्मल रूल ये है, कांस्टेबल को नहीं बना सकते, इससे अबव रैंक वाले को भी बना सकते हैं, पर कांस्टेबल को भी बना देंगे जब स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया कि बना दो, जिसको मर्जी बना दो। एस प्लेस इंक्लूड ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। मतलब एक प्लेस जो वर्ड है, प्लेस की डेफिनेशन के अंदर एक हाउस आ जाएगा, कोई बिल्डिंग आ जाएगी, कोई टेंट मतलब तंबू आ जाएगा, या फिर कोई व्हीकल गाड़ी वगैरह आ जाएगी, या कोई वेसल मतलब कोई समुद्री जहाज वगैरह बड़े बड़े होते हैं, जो छोटे छोटे भी आ जाएंगे। पुलिस रिपोर्ट मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। मतलब कि पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारा कुछ कर के एक रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट को भेजती है। भेजती कहाँ है ये बताया है कि सेक्शन 193 के क्लोज सबसेक्शन 3 के अंदर भेजती है। तो जो रिपोर्ट एक पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा इस सेक्शन के अंदर, उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा चार्जशीट, जिसके बेस पे मैजिस्ट्रेट या फिर जज है जो चार्ज लगाता है, तो वही होती है पुलिस रिपोर्ट। आगे आ गया पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। पुलिस स्टेशन का मतलब हो गया कि कोई एक प्लेस जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पुलिस स्टेशन है, ठीक है। मतलब कि अगर एक झुग्गी को भी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये पुलिस स्टेशन है, तो वो पुलिस स्टेशन है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लकड़ियों की बनी हुई है, ईंट पत्थर की बनी हुई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत छोटा सा रूम है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये प्लेस पुलिस स्टेशन है, तो वो प्लेस पुलिस स्टेशन है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर means any person appointed under section 18 and includes any person acting under the direction of public prosecutor। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है कि जो बंदा सेक्शन 18 के अंदर अपॉइंट हुआ है और जो बंदा 18 में अपॉइंट हुआ है उसकी डायरेक्शन पे कोई काम कर रहा है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। मतलब इसमें सरकारी वकील की बात हो रही है। सरकारी वकील जो है उसको सेक्शन 18 में अपॉइंट करेंगे, 18 में अपॉइंट कर लिए, ठीक है। 18 में अपॉइंट कर लिया तो ये बन गया सरकारी वकील। इसको भी सरकारी वकील बोलेंगे। और इसने किसी बंदे को डायरेक्शन दे दी कि तू ये काम कर, तो इसने जिसको डायरेक्शन दी है वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू सब डिवीज़न मीन्स ए सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। ये तो जनरल सेंस की बात है, आप वैसे भी काफ़ी सुनते हैं कि सब डिवीज़न मतलब एक डिस्ट्रिक्ट की छोटी छोटी डिवीज़न में बांट दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट को, तो जो वो डिवीज़न होती है वो सब डिवीज़न कहलाती है। ऐसा ही कुछ होता है। समन केस मीन्स ए केस रिलेटेड टू ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस। अब पहले वारंट केस पढ़ो, तो पहले वारंट केस पढ़ लेते हैं। वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। मतलब कि वारंट केस वो केस होते हैं जिसके अंदर किसी ऑफेंस की सज़ा या तो डेथ सेंटेंस होती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, या फिर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है जिस भी ऑफेंस के अंदर, उस केस को आप वारंट केस मानेंगे। मतलब कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर किसी केस में हुई है तो उस केस को आप वारंट केस मानेंगे। और समन केस कौन से हो गए, उसमें बोला था कि जो वारंट केस नहीं होते। तो यहाँ पे क्या मतलब बनता है, अगर किसी केस में 2 साल से कम की सज़ा होगी तो वो समन केस है, अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तो वो वारंट केस है। 2 साल से कम
समन 2 साल से ज़्यादा, वारंट। इसके बाद आ जाता है विक्टिम। विक्टिम मीन्स ए पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन टू एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज पर्सन एंड इंक्लूड्स गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ द विक्टिम। मतलब कि विक्टिम वो इंसान है जिसको कोई लॉस या इंजरी हुई है किसी अक्यूज की एक्ट से या ओमिशन से, ठीक है। और विक्टिम की डेफिनेशन में उसके गार्डियन और उसके लीगल हेयर, मतलब कि उसके बाल बच्चों को भी शामिल कर लेंगे। मतलब कि मेरा कोई नुकसान हो गया, किसी ने कोई एक्ट कर दिया, कोई ओमिशन कर दिया। एक्ट ओमिशन हमने पीछे पढ़ा है। एक्ट का मतलब है कि एक्शन करना कोई, ओमिशन का मतलब है कि उसकी कोई ड्यूटी थी कुछ करना और उसने ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, उसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हो गया, मुझे कोई लॉस सफ़र करना पड़ा या फिर मुझे कोई इंजरी हो गई, ठीक है, तो मैं विक्टिम हो गया। और विक्टिम की डेफिनेशन में मेरे गार्डियंस भी शामिल हो जाएंगे और मेरे बाल बच्चे भी, मतलब लीगल हेयर भी शामिल हो जाएंगे। और ये था डेफिनेशन क्लोज। आई होप आपको समझ आया होगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। बाय बाय।